हमारे साथ न्यूज़ नाइट में बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये बताइए कि सरकार जो पुनरीक्षण याचिका दायर की है आज, क्या इसके मायने हैं और किस आधार पर आप सुप्रीम कोर्ट में आपने ये याचिका लगाई है? देखिए, दो बातें समझनी बहुत जरूरी है। एक व्यक्ति जिसके खिलाफ यह कार्रवाई हुई थी वो सुप्रीम कोर्ट गया था, लेकिन उसके पहले मैं कुछ आपको संवैधानिक बैकग्राउंड देना बहुत जरूरी है आपके दर्शकों के लिए, देश भर के लिए। नीरव जी, संविधान की एक धारा 17 है, आर्टिकल 70, वो मौलिक अधिकार है। सिर्फ आर्टिकल 14 और 21 राइट टू लाइफ नहीं है। आर्टिकल 17 में लिखा हुआ है अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता हर प्रकार से समाप्त की जाती है, और अगर कोई ये करेगा तो कानून के अंतर्गत उसके खिलाफ वैधानिक और आपराधिक कार्रवाई होगी। तो ये भी एक फंडामेंटल राइट है। और दूसरी बात है, जब 89 में एक कानून बना तो बाद में ऐसा पाया हमारी सरकार ने कि अभी भी इसमें कुछ और बदलाव करने की जरूरत है। दलित भाइयों का मूंछ काट लेना, सर के बाल काट लेना, जूते की माला पहना के घुमाना गधे पर, हमारे दलित आदिवासी बहनों को देवदासी कहना, कुएं का पानी लेने पर तंग करना जी, तो इन सारे एक प्रकार से जो ह्यूमिलिएट करने की कार्रवाई होती है उसको भी हमने कानून में जगह दी। अब ये जो निर्णय है इस पर हमारी 3 आपत्ति है, और यह आपत्ति मैं कानून मंत्री के रूप में कम, एक कानून के छात्र के रूप में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। उन्होंने एक स्वीपिंग निर्णय दिया है कि यह कानून का दुरुपयोग हो रहा है, इसलिए एफआईआर के पहले आपको एक प्रिलिमिनरी जांच करनी पड़ेगी कि यह झूठा है या सही है, और बाकी अधिकारियों को गिरफ्तारी में रोक का प्रस्ताव किया गया है। इस पर हमारी बड़ी गंभीर आपत्ति है। कई बार इंडियन पेनल कोड में झूठे केस होते हैं कि नहीं होते हैं, तो क्या डायरेक्शन वहां ये देते हैं? कई बार मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में या बाकी एक्ट में कुछ लोग निर्दोष पाए जाते हैं, कोर्ट उनको छोड़ता है, बाकी को फांसी की सजा देता है। तो ये विशेष प्रावधान SC ST के निषेधाज्ञा कानून एट्रॉसिटी में ही क्यों, यह पहला सवाल है। दूसरा सवाल जो उस पर निष्कर्ष लिया है माननीय न्यायमूर्तियों ने कि यह जातिवाद को बढ़ाता है, इस पर मेरी बहुत विनम्र, बहुत गंभीर आपत्ति है। आप एक कानून के विश्लेषण में ऐसा कैसे कह सकते हैं? और आज भारत के संविधान निर्माताओं ने एक बड़ा काम किया था कि उन्होंने पाया था कि हिंदू समाज में वर्षों से हमारे आदिवासी बंधु और बाकी आदिवासी बंधुओं के साथ जो दोहरे मानदंड, ह्यूमिलिएशन और एक प्रकार से अमानवीय आचरण होता था, उसके मुआवजे के रूप में उनको संविधान में रिजर्वेशन दिया गया, पढ़ने में, इलेक्शन लड़ने में, लोकसभा विधानसभा में। और आज हमें बहुत गर्व है कि आज मोदी जी की सरकार पहली बार आई, हमारा पूरा बहुमत मिला, तो हमने कहा हम एक योग्य राजनेता दलित रामनाथ कोविंद को भारत का राष्ट्रपति बनाएंगे। याद करिए, अभी मैंने देखा आपके ऊपर अंबेडकर की बात आई थी, भारत रत्न की, इसको पहले मैं नहीं उठाया था, और आज मैं आपके चैनल पर इसको थोड़ा विस्तार से बताना चाहता हूं दर्शकों के लिए। डॉक्टर अंबेडकर इसलिए नहीं संविधान के निर्माता थे कि वो दलित थे, वो सबसे योग्य कानूनविद थे अपने समय में, इस बात को समझिए आप। वो 56 में मरे, उनको भारत रत्न कब मिला? 1989 में, जब वीपी सिंह की सरकार को हम भी समर्थन कर रहे थे। ये बताइए कि 56 से लेकर 89 तक कांग्रेस की लगातार सरकार रही, सिर्फ 2 वर्ष के मोरारजी भाई की सरकार को छोड़कर। भारत रत्न उन्हें क्यों नहीं मिला? वो कौन सी ताकतें थी रोक रही थी? सरदार पटेल को 91 में मिला, मौलाना आजाद को 92 में मिला, क्योंकि कांग्रेस इन लोगों को लाइक नहीं करते थे, भले ही वो देश के महान रत्न थे। आज देखिए हमने मोदी जी की सरकार में क्या किया, जहां जहां मऊ में उनका जन्म स्थान है, बाकी स्थान है, हर जगह उनके मेमोरियल को अच्छा किया गया। मैं पहले संचार मंत्री था, दोबारा एक हम लोगों ने पोस्टल स्टैंप निकाला, अरुण जेटली जी ने उनके नाम पर सिक्का निकाला, और लंदन में जहां वो रहे थे पढ़ने के वक्त उस बिल्डिंग को भी एक्वायर किया, क्योंकि हम मानते हैं कि अंबेडकर ने इस देश की सामाजिक चेतना को एक बहुत बड़ा स्थान दिया जी। लेकिन रविशंकर जी, ये है बड़े सवाल जी। अब इस निर्णय पर हमने क्या किया है? जी बोले बताएं। जी, मैं ये जानना चाह रही थी, सवाल पूछे मुझसे, मैं उसका उत्तर दूंगा पहले, फिर जी। हम ये जानना चाह रहे थे कि जिस प्रकार की राजनीति इस समय हो रही है, विपक्ष जिस प्रकार की राजनीति कर रहा है, जिसमें बहुत कुछ अवसरवादिता की बू आ रही है, आपको क्या लगता है कि क्या राजनीतिक माइलेज लेने के लिए इस तरह से जो काम किया जा रहा है उसको किस प्रकार से देख रहे हैं आप, और किस तरह से एनालाइज कर रहे हैं, और क्या कुछ रणनीति रहने वाली है इस मामले में सरकार की? सबसे पहले आज जिन लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मौत हुई है, मैं अपनी बहुत संवेदना देता हूं।
और मैं आग्रह करूंगा शांति के लिए। मोदी जी की सरकार कृत संकल्प है हमारे दलित भाइयों, आदिवासी भाइयों के रक्षा सम्मान के लिए। 2016 में हमारी ही सरकार थी ना, जो मैंने कहा कि हमने क्या क्या बदलाव किया है कि किसी को भी अधिकार है कुएं से पानी पीने का, किसी की मूंछ काटी जाएगी, किसी आदिवासी बहन को देवदासी किया जाएगा, कार्रवाई होगी और होनी चाहिए। लेकिन आपके सामने मैं एक आंकड़ा देना चाहता हूं जो आज हमने रखा है कि हमने आज इस प्रीव्यू में इस बात को रखा है कि डेटा ऑफ नेशनल क्राइम रिकॉर्ड के मुताबिक 47,338 केसेस इस एक्ट में 1989 में दर्ज किए गए। अभी तक उसको सेप में 2016 में सिर्फ 24.9% में कन्विक्शन हुआ, बाकी केसेस पेंडिंग हैं। और क्या हम जमीन की सच्चाई को नीरम जी इनकार कर सकते हैं कि आज भी होता है? रोज अखबारों में हम देखते हैं कि तूने घोड़े पर कैसे सवारी कर ली, तू बारात अपनी घोड़े पे कैसे लाएगा। तो आज हमें एक कानून का सहारा उनको देना है और देना चाहिए। अब आपने विपक्ष की बात की, आप उनसे और क्या उम्मीद करेंगे? 3 तलाक का विषय हमने लाया तो उन्होंने उसका विरोध किया, कभी खुलकर नहीं करते हैं। और आज बड़ा सवाल है कि भारत सरकार ने निर्णय आया और शनिवार, शुक्रवार, बृहस्पतिवार, रविवार सुप्रीम कोर्ट बंद था, मंडे को 10:30 के बाद फाइल कर दिया सरकार ने इतनी। और कल आपको बताऊं अटॉर्नी जनरल इसको 10:30 में मेंशन भी करेंगे सुप्रीम कोर्ट के सामने और इस पर रोक की भी मांग करेंगे। लेकिन ये जो पूरे देश भर में आज कराया गया है, ये कौन सी ताकतें? क्या वो ताकतें दलितों के हित में बोल रही हैं? ये मैं सवाल उठाना चाहता हूं। और देखिए, हमें गर्व है कि सबसे अधिक दलित एमपी भाजपा के हैं, सबसे अधिक दलित विधायक भाजपा के हैं। और हमारी सरकार, ये जो मुद्रा योजना है नीलम जी, हमने 4.25 लाख करोड़ रुपया 8 करोड़ लोगों को दिया है। और उसमें से बड़ी संख्या में दलित हैं, आदिवासी हैं, अति पिछड़े हैं। 50,000, 5 लाख, 10 लाख। मैं आईटी मंत्री भी हूं देश का, कानून मंत्री के अलावे। आज डिजिटल इंडिया में कॉमन सर्विस सेंटर में 2,90,000 देश भर में फैले हुए हैं, जहां हम उनको डिजिटल सर्विस देते हैं। 50,000 महिलाएं हैं, बड़ी संख्या में दलित महिलाएं और दलित नौजवान इसमें सक्रिय हैं। तो हम उनका नया सपना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। राष्ट्रपति जी की बात मैंने आपको स्वयं कही, हम चाहते हैं दलितों का एम्पावरमेंट हो। आज जब मैं आपके सामने खड़ा हूं तो मैं एक व्यक्ति का अभिनंदन करना चाहता हूं, मिलिंद कामले का। उसने दलित इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स बनाया है और उसने कहा है हमारा काम नौकरी लेना नहीं, नौकरी देना है। और आज वो लोग 100 करोड़, 50 करोड़, 500 करोड़ का व्यापार कर रहे हैं और बड़े एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं। और उनके पीछे मैं खड़ा रहता हूं, मोदी जी का आशीर्वाद मिलता है। तो हम दलितों के अंदर एक नई चेतना लाने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ लोग वही टाइप की भाषा बोलते हैं। एक अंतिम बात मुझे कहनी है जो और भी बहुत जरूरी है। इस निर्णय के एक पक्ष से मेरी गंभीर आपत्ति है, जिसमें उन्होंने निष्कर्ष प्राप्त किया है कि इस कानून से जातिवाद को बढ़ावा मिलेगा। क्या मतलब है, यह मैं बहुत विनम्रता से कानून के छात्र के रूप में कहना चाहता हूं। इस निष्कर्ष का आधार क्या है? क्या दलित, आदिवासी अपने अधिकार की बात करेगा तो कहा जाएगा यह जातिवाद फैलाने की कोशिश कर रहा है, और जो लोग उसके खिलाफ अत्याचार करेंगे तो कहा जाएगा वो अच्छा कर रहे हैं। मैं बहुत विनम्रता से कहूंगा नीलम, एक कानून के छात्र के रूप में, कानून मंत्री के रूप में नहीं, न्यायालय को ऐसी भाषाओं का से बचना चाहिए। और तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा विनम्रता से, कानून बनाना संसद का काम है, विधानसभा का काम है, और समय की आवश्यकताओं के अनुसार वो कानून बनाते हैं। कोर्ट का काम है ये देखे कि अगर वो फंडामेंटल राइट का उल्लंघन है तो आप तोड़ सकते हैं, अगर अधिकार नहीं है सदन को इस कानून बनाने का तो आप तोड़ सकते हैं, और बिल्कुल आर्बिट्ररी है तो अगर संसद देश की इस चिंताओं पर देखते हुए कानून बनाती है तो उसके बारे में संवेदनशीलता होने करने की जरूरत है। हाँ, सुनवाई करते आप बुलाते, ह्यूमन राइट कमीशन को बनाते, सारे स्टेट्स को बुलाते, स्थिति को सुनते, कोई फ्रेश सर्वे कराते। इन चीज़ों के बारे में विचार करना चाहिए था। ये बातें मैंने इसलिए कही कि मैं चाहता हूं दूरदर्शन देश में देखा जाता है तो हमारी कोशिश क्या है, ये देश के सामने जाना चाहिए। हमारी प्रतिबद्धता, हमारा कमिटमेंट दलितों की सुरक्षा सम्मान के लिए पूरा है, आदिवासियों के सम्मान के लिए पूरा है। और मैंने बताया कि हमने जब पहली बार हमें मौका मिला कि हमारे प्रधानमंत्री तो अटल बिहारी वाजपेयी भी बने थे, आज मोदी जी हैं, लेकिन हम अपने संख्या बल के आधार पर राष्ट्रपति बना सकते थे, तो हमने एक सम्मानीय गुणी राजनेता जो दलित है उसको भारत के राष्ट्रपति के रूप में बनाया है। यह हमारा कमिटमेंट है, इस बात को समझना चाहिए और ये हमेशा रहेगा। हमारे प्रधानमंत्री एक गरीब परिवार से आए हैं और हम लोग को हमेशा कहते हैं तुम लोग ये चिंता करो कि देश का गरीब, देश का उपेक्षित
और देश का जो हमारा दलित और आदिवासी है उनकी हम चिंता करें। आज बताऊं, अभी मैं आ रहा हूं राष्ट्रपति भवन से। आज पद्मश्री का सम्मान किसको दिया गया है? एक महिला जो एक संस्थान चलाती है, वो सारी अपनी देवदासियों को आजाद कराकर उनको सम्मानित जीवन देती है। ये हमारी सोच है। दूसरा, एक हमारे सम्मानित एक्टिविस्ट हैं जो पूरे महाराष्ट्र में कुछ लोगों के बीच काम करते हैं, कई वर्षों से उनको आगे बढ़ाने की कोशिश। ये सब उपेक्षित लोग थे, सरकार इनकी चिंता नहीं किया करती थी, लेकिन आज ऐसे खोज कर जो गरीबों को बदलाव का काम कर रहे हैं, हमारी सरकार पद्मश्री देने का काम कर रही है। ये हमारी सोच है, ये समझना चाहिए। जी रविशंकर जी, आज भारत बंद का भी आयोजन किया गया और उस दौरान कुछ जगहों पर हिंसा भी हुई। कुल मिलाकर क्या कुछ आप लोगों से अपील करना चाहेंगे इस मौके पर कि इस विषय को लेकर जो राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है उससे किस तरह से दूर रहें ताकि जो सामाजिक समरसता का वातावरण इस देश में है वो बना रहे? मैं अपील करूंगा विनम्रता से देश के नौजवानों से, देश के लोगों से, कृपया करके बहुत ही संवेदनशील विषय है, इसमें शांति रखें, सद्भाव रखें। हमारी सरकार पूरी कार्रवाई कर रही है और करेगी। और मैं इस देश के राजनीतिक लोगों से भी एक अपील करना चाहता हूं, राजनीति की जगह बहुत मिलेगी। कम से कम दलितों के हित के मामले में तो हम लोग एक स्वर से बोलें। जब नरेंद्र मोदी की सरकार पूरे निष्ठा, लगन और प्रतिबद्धता के साथ उनके अधिकारों की रक्षा के लिए खड़ी है, मैं बाकी पार्टियों से भी कहूंगा कि अवसर है कि सुप्रीम कोर्ट और देश के सामने सारी पार्टियां एक स्वर में बोलें कि हमें आदिवासी, दलित भाई बहनों, भगिनियों, बच्चों, नौजवानों के हित के लिए एक साथ काम करना है। और ये जो निर्णय आया है, इससे जो चिंता हुई है, इसका हम एक साथ मिलकर निराकरण करेंगे। और बहुत विनम्रता से अपील करूंगा, कृपया करके हिंसक न बने। भारत को हमें आगे बढ़ाना है, भारत में सद्भाव लाना है। और मैं तो खास करके दौरे में जाता हूं तो विशेषकर देखिए, हमारे अध्यक्ष जी दलित बस्तियों में जाते हैं, भोजन करते हैं। हम लोग को निर्देश है कि तुम लोग भी जाओ, कैमरा दूर रहे लेकिन प्यार से बैठकर भोजन करो दलित बस्तियों में, और बहुत संतोष और सुकून मिलता है। आपको बताऊं, मैं अपने प्रदेश बिहार में एक गांव में गया था। मैं पहला केंद्रीय मंत्री था आजादी के बाद जो कि एक दलित गांव में दलितों के साथ खिचड़ी खाने गया था। और हमने कहा, कैमरा वाले अब तुम जाओ, मुझे फोटो नहीं छापनी, मुझे इनके साथ आज बैठकर इनके चेहरे पर मुस्कान देखना है और अपने मुस्कुराते हुए खिचड़ी खाना है। जी रवि जी, ये हम लोग की सोच है। जी चलते चलते मुझे देखा कि जब मैं निकलने लगा तो बेटियां आई, बाकी आई, बुढ़ियों ने आशीर्वाद दिया, तब मुझे बताया कि आप पहले केंद्रीय मंत्री हैं जो हमारे गांव में आए थे। ये हमें काम करना है ईमानदारी से, लगन के साथ। और इस महाकाम में हमें कोई पॉलिटिकल फायदा नहीं चाहिए नीलम जी। बाकी पार्टियां आए, सबों का स्वागत है, क्योंकि हमें दलित समाज को आगे बढ़ाना है। जी चलते चलते भरोसा देना है। चलते चलते कितनी प्रतिबद्धता सरकार की, जिस प्रकार से आप बता रहे हैं, कितने आशान्वित हैं आप कि जिन चीजों को लेकर सरकार चल रही है वो वाकई मूर्त रूप में सिद्ध होगा और जनता के सामने आएगा, और सरकार की जो प्रतिबद्धता है वो लगातार SC ST वर्ग के साथ उसी प्रकार से बनी रहेगी। किस तरह का आश्वासन देना चाहेंगे? देखिए, हम लोग इंटरेक्ट करते हैं, जाके उनका सम्मान करते हैं। अभी आपने जो पिछली बार पद्मश्री मिला है, उसमें आप एक अति पिछड़े समाज की बंगाल की महिला है, या शायद दलित ही है, उसने अपने पैसे जोड़ जोड़ करके एक अस्पताल बनाया है अपने गांव में गरीबों की सेवा करने के लिए। आज जो मैं IT में डिजिटल इंडिया में जब कार्यक्रम बड़ा करता हूं, तो जो हमारी दलित समाज की महिलाएं अच्छा काम कर रही है, उनको दिल्ली बुलाता हूं तो मैं कहता हूं तुम्हारी फोटो बड़ी होगी, मेरी फोटो छोटी होगी, क्योंकि तुम बदलने वाले हो। आज इस तरह से हम नया जब उनको अवसर देंगे तो उनके मन में लगेगा। और मैं चाहता हूं कि इसे मैं कोई भारत सरकार या BJP का कार्यक्रम नहीं मानता हूं, इसे मैं देश का कार्यक्रम मानता हूं। इस तरह से हमें कोशिश करनी चाहिए। और मुझे मालूम है बहुत लोग अच्छा काम कर रहे हैं जो राजनीति से इतर है आज। और मैं आपसे नीलम आग्रह करूंगा कि दूरदर्शन में ऐसे बदलाव के सार्थक कार्यक्रम को दिखाइए, जो दलितों का एम्पावरमेंट हो रहा है, जो आदिवासियों का एम्पावरमेंट हो रहा है। अभी पिछले पद्मश्री में केरला की एक अपनी आदिवासी बहन को मिला, बड़ी एजेड है, और नरेंद्र मोदी जैसे लोग को खूब खोजते हैं। उन्होंने ट्राइबल मेडिसिन को आगे बढ़ाया हर्ब्स के माध्यम से आदिवासी क्षेत्रों में, और आज वो वहाँ के एक प्रकार की संत की देवी है।
पिछला कोई पूछता नहीं था, मोदी जी ने कहा हम तुम्हें पद्मश्री देंगे, आओ दिल्ली। तो जब ऐसी एक प्रकार से क्षमतावान उन क्षेत्रों की महिलाओं को, लोगों को हम आगे बढ़ाएंगे तो देश अपने आप में बढ़ेगा। जी, जहां तक इस केस का सवाल है, कल मेंशन होगा, हमें पूरा विश्वास है कि हम वहां पर न्याय प्राप्त कर पाएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रविशंकर प्रसाद जी, हमसे बात करने के लिए, न्यूज नाइट में आने के लिए, अपने विचार साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।